नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नए एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। ये घटना राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक कुलधरा गांव में उनके साथ वास्तव में घटी थी। ये कहानी इतनी भयानक है कि इसे लिखते समय मुझे खुद कई बार रुकना पड़ा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आप सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं या काल्पनिक। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बात मार्च 2024 की है। विवेक नाम का एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में रहता था। उसकी जिंदगी आम आईटी प्रोफेशनल्स जैसी ही थी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लैपटॉप के सामने काम, सप्ताहांत में वेब सीरीज और महीने के अंत में तनख्वाह। लेकिन विवेक के भीतर एक अलग ही जुनून था। उसे भूतिया जगहों की फोटोग्राफी करने का शौक था। विवेक के 3 करीबी दोस्त थे। राहुल, जो उसका कॉलेज का रूममेट रह चुका था और अब एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। प्रिया, जो एक डॉक्टर थी और काफी व्यावहारिक सोच रखती थी। और आदित्य, जो एक यूट्यूबर था और पैरानॉर्मल कंटेंट बनाता था। चारों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था घोस्ट हंटर्स 2.0। एक दिन विवेक ने ग्रुप में संदेश भेजा, दोस्तों, मैंने हमारी अगली ट्रिप के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली है। राजस्थान का कुलधरा गांव, भारत का सबसे डरावना गांव। सोचो कितना जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, विवेक, फिर से। पिछली बार भानगढ़ में सिर्फ खंडहर और पर्यटक मिले थे, कुछ भी अलौकिक नहीं। लेकिन आदित्य बेहद उत्साहित हो गया, भाई, कुलधरा मेरी बकेट लिस्ट में है। अगर वहां से एक भी असली वीडियो मिल गया तो चैनल चल पड़ेगा। मैं पूरी तरह तैयार हूं। राहुल ने हमेशा की तरह मजाक में कहा, मैं भी आ रहा हूं, वैसे भी दफ्तर से छुट्टी चाहिए थी। 2 दिन बाद, मार्च के पहले हफ्ते में, चारों दोस्त विवेक की स्कॉर्पियो गाड़ी में दिल्ली से जैसलमेर के लिए निकल पड़े। सफर करीब 12 घंटे का था। रास्ते में उन्होंने डरावनी फिल्में देखीं, भूतों की कहानियां सुनाईं और खूब मस्ती की। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले 48 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे डरावने घंटे बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तक 30% लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए 10,000 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करते हैं। जब वे जैसलमेर पहुंचे तब रात के 11 बज चुके थे। उन्होंने एक छोटे से होटल में चेक इन किया। होटल का मैनेजर एक स्थानीय व्यक्ति था। नाम था राम सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष। जब आदित्य ने गर्व से बताया कि वे लोग अगली रात कुलधरा गांव की रात्रि में खोजबीन करने जा रहे हैं, तो राम सिंह का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, मैं तुम्हें जोर देकर सलाह दूंगा कि उस जगह दिन में जाओ और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, राम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों अंकल, वहां कुछ होता है क्या? विवेक ने जिज्ञासा से पूछा। राम सिंह ने आवाज धीमी करते हुए कहा, करीब 200 साल पहले एक ही रात में उस गांव से 1500 लोग गायब हो गए थे। वे सभी पालीवाल ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि यहां कोई कभी बस नहीं पाएगा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। और बाकी सच्चाई क्या है? प्रिया ने पूछा, जो अब गंभीर हो चुकी थी। असल सच्चाई ये है कि कुलधरा में एक खबीस जिन रहता है। उस समय के मंत्री सलीम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी चंद्रकांता को पाने के लिए एक तांत्रिक से काला जादू करवाया था। तांत्रिक ने इफरित नाम के जिन को बुलाया, लेकिन पंचायत ने पूरा गांव खाली कर दिया और जाते जाते उस तांत्रिक को मार डाला। तभी से वो जिन वहां भटकती आत्माओं को कैद करता है। जो भी रात में वहां जाता है। राम सिंह ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो क्या? राहुल ने डरते हुए पूछा। वो कभी वापस नहीं आता, और अगर लौटता भी है तो पागल होकर। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर आदित्य हंसते हुए बोला, अंकल, आप तो बहुत डरावनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं करते। राम सिंह ने गहरी सांस ली। जवानी में मैं भी यही सोचता था बेटा। 1985 में मैं और मेरे 3 दोस्त रात में कुलधरा गए थे। मैं अकेला वापस आया था। बाकी 3 आज तक नहीं मिले। कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया।
अगले दिन दोपहर में चारों दोस्त कुलधरा के लिए निकल पड़े। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर था ये अभिशप्त गांव। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मौसम बदलने लगा। जो दिन अभी तक चमकीला और धूप से भरा था, वो अचानक बादलों से घिरने लगा। कुलधरा के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, कुलधरा, परित्यक्त धरोहर स्थल। सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी जानता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, प्रिया ने कहा। लेकिन विवेक और आदित्य पहले से ही योजना बना चुके थे कि वे आज रात यहीं रुकेंगे। उन्होंने अपना शिविर लगाने का सामान, कैमरे और खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। दिन में घूमते हुए उन्होंने पूरे गांव को देखा। करीब 400 से ज्यादा घर थे। सभी खंडहर बन चुके थे। पत्थर की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देती थी। विवेक लगातार तस्वीरें खींच रहा था। आदित्य अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। राहुल और प्रिया इधर-उधर घूमकर जगह को देख रहे थे। यार, ये तो बस पुराने घर हैं, इसमें कुछ डरावना नहीं है, राहुल ने कहा। प्रिया ने एक बड़ी हवेली की ओर इशारा किया। वो देखो, सबसे बड़ा मकान, शायद गांव के सरपंच का घर रहा होगा। चारों उस हवेली की ओर बढ़े। वो 2 मंजिला इमारत थी और बाकी घरों से कहीं ज्यादा विशाल थी। ऊपर जाने के लिए पत्थर की एक सीढ़ी थी, जो काफी खतरनाक लग रही थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि बीच में एक बैठकी नुमा कमरा था और ठीक उसके बीचों बीच एक प्राचीन कुआं बना हुआ था। कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। अजीब है, घर के अंदर कुआं, राहुल ने हैरानी से कहा। विवेक कुएं के पास गया और नीचे झांका। अंदर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे कुएं से कोई आवाज आ रही हो, बहुत हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विवेक! विवेक झटके से पीछे मुड़ा। तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? नहीं, तीनों ने एक साथ कहा। मुझे कुएं से आवाज आई, मेरे नाम की, विवेक बोला। बस करो यार, तुम्हारी कल्पना है, प्रिया ने बात टाल दी। दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनकर आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, तो टिप्पणी में लिखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और अपना अनुभव साझा कीजिए। धीरे धीरे शाम होने लगी। तभी वहां का चौकीदार और मार्गदर्शक रमेश आया और बोला, साहब, आप लोग बाहर निकल जाइए, अभी 6:30 बज रहे हैं। हम फाटक बंद कर रहे हैं। भैया, हम आज रात यहीं रुकेंगे, आदित्य ने कहा। नहीं साहब, ये अनुमति के खिलाफ है, और मैं आपको सच में डराने के लिए नहीं कह रहा। यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। चिंता मत कीजिए, हम जिम्मेदार लोग हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे, विवेक ने कहा और रमेश को 5,000 रुपए पकड़ा दिए। रमेश ने हिचकिचाते हुए पैसे ले लिए और बोला, ठीक है साहब, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, रात को कोई भी आवाज आए तो जवाब मत देना, और अगर कोई दिखाई दे तो उसकी आंखों में मत देखना। ये कहकर रमेश चला गया और फाटक बंद हो गया। रात के 8 बजते बजते चारों ने उस बड़ी हवेली के सामने अपना तंबू लगा लिया था। उन्होंने एक पोर्टेबल रोशनी जलाई और अलाव सुलगा दिया। खाना खाया और कॉफी पी। विवेक बोला, यार, इतना डर का माहौल बनाया गया था, लेकिन अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सब बिल्कुल सामान्य लग रहा है। तभी प्रिया ने कहा, रुको, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया? यहाँ कोई भी आवाज नहीं है। रेगिस्तान में तो हवा की आवाज आती ही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। सच में, पूरे गांव में ऐसी खामोशी थी जो अस्वाभाविक लग रही थी, इतनी गहरी कि डर अपने आप महसूस होने लगा। रात के 9:30 बजे आदित्य ने कैमरा लगाया और बोला, चलो दोस्तों, दर्शकों के लिए एक छोटा सा सीधा प्रसारण करते हैं। जैसे ही उसने प्रसारण शुरू किया, उसके मोबाइल पर तुरंत 2000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य हूं और इस समय भारत की सबसे डरावनी जगह कुलधरा गांव में मौजूद हूं। आज हम जानेंगे कि यहां सच में कुछ है या सब सिर्फ कहानियां हैं। टिप्पणियां आने लगीं। भाई मत करो ये, रात में पागल हो क्या? इस जगह के बारे में बहुत बुरा सुना है। तभी अचानक आदित्य का फोन अटक गया। संकेत पूरी तरह गायब हो गया। ये अजीब है, मैंने तो अतिरिक्त बैटरी और पोर्टेबल इंटरनेट भी लाया था, आदित्य ने कहा। चारों ने अपने अपने फोन देखे, किसी में भी नेटवर्क नहीं था। शांत रहो यार, दूर दराज इलाका है, ऐसा हो जाता है, राहुल ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी घबराहट साफ थी। रात के 10:15। प्रिया तंबू के अंदर सो रही थी। बाकी तीनों अलाव के पास बैठे थे। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई। पायल की आवाज। छन
छन छन। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तुम लोगों ने सुना? विवेक ने धीमी आवाज में पूछा। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार और भी नजदीक से। छन छन छन। कोई आ रहा है। आदित्य ने कैमरा उठा लिया। पायल की आवाज साफ तौर पर हवेली की दिशा से आ रही थी। तीनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े। विवेक के हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर झांका, कुछ नहीं, सिर्फ खाली खंडहर। लेकिन पायल की आवाज अब भी आ रही थी। अब वो ऊपर से आ रही थी, पहली मंजिल से। मैं ऊपर नहीं जा रहा, राहुल ने साफ कहा। लेकिन विवेक और आदित्य पहले ही सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। मजबूरी में राहुल भी उनके पीछे चला गया। ऊपर पहुंचते ही आवाज अचानक बंद हो गई। पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा था और ठीक उसके बीचों बीच वही सूखा कुआं। ये तो वही कुआं है, विवेक बोला। लेकिन अब कुआं अलग लग रहा था, जैसे उसके अंदर से हल्की हरी रोशनी निकल रही हो। आदित्य ने कैमरा कुएं की ओर किया और जूम किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक चेहरा, एक औरत का चेहरा, सीधे कुएं के अंदर से उन्हें घूरता हुआ। ये क्या है? आदित्य चीख पड़ा और उसके हाथ से कैमरा छूट गया। तीनों भागते हुए नीचे आए। क्या हुआ? प्रिया तंबू से बाहर निकली। कुआं, अंदर एक औरत, विवेक हाँफते हुए बोला। टिप्पणी में बताइए, अगर आप इस जगह होते तो क्या करते? भागते या सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते? रात के 11:45। चारों तंबू के अंदर बैठे थे। दरवाजा पूरी तरह बंद था। सबने तय कर लिया था कि सुबह होते ही इस जगह को छोड़ देंगे। मैंने पहले ही कहा था, प्रिया ने गुस्से में कहा। लेकिन नहीं, आदित्य को सामग्री चाहिए थी। मैंने सच में एक चेहरा देखा था प्रिया, आदित्य की आवाज कांप रही थी। कुएं के अंदर। तभी तंबू के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई जूतों में चल रहा हो। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कदमों की आवाज तंबू के बिल्कुल पास आकर रुक गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सन्नाटा। फिर अचानक तंबू के बाहर से एक आवाज आई। एक पुरुष की आवाज, गहरी, डरावनी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों के हाथ पांव सुन्न हो गए। कोई जवाब नहीं दे पाया। आवाज फिर गूंजी। मैंने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? इस बार आवाज इतनी तेज थी कि तंबू हिलने लगा। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर, मैं इस जगह का रक्षक हूं। ये जमीन, ये गांव, ये सब मेरा है। तुमने मेरी अनुमति के बिना यहां कदम रखा। हमें माफ कर दीजिए, हम सुबह होते ही चले जाएंगे, प्रिया ने घबरा कर कहा। सुबह? एक भयानक हंसी गूंजी। यहां से जाने का रास्ता सिर्फ एक है, मौत के दरवाजे से। अचानक तंबू हवा में लगभग 2 फुट ऊपर उठा और जोर से जमीन पर आ गिरा। चारों चीख पड़े। राहुल, टॉर्च दो, विवेक चिल्लाया। राहुल ने टॉर्च जलाई और तंबू की जिप खोली। बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। और हां, अलाव बुझ चुका था, जबकि उसमें इतनी लकड़ी थी कि वो पूरी रात जलना चाहिए था। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, प्रिया चीख रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि फाटक बंद था और चारों तरफ 8 फुट ऊंची पत्थर की दीवार थी। विवेक बोला, हम दीवार पार कर सकते हैं, बस गाड़ी तक पहुंचना है। चारों तंबू से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो 10 कदम आगे बढ़े, पायल की आवाज फिर शुरू हो गई। छन छन छन। लेकिन अब हजारों पायल, हर दिशा से। और फिर वो दिखाई देने लगी। एक औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरे पर घूंघट। वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी, जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर। उसके पीछे और भी, एक नहीं, 10, 20, 50, सैकड़ों, सब एक जैसी, सफेद साड़ी, घूंघट, हवा में तैरती हुई। आदित्य ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? राहुल चिल्लाया। औरतें नजदीक आती जा रही थीं। अब उनका घेरा बंद हो रहा था। चारों दोस्त उस घेरे के बीच फंस चुके थे। विवेक ने ध्यान से देखा। सभी की पायल एक जैसी थीं, बहुत पुरानी,
सोने की परत चढ़ी हुई और उन पर खून के दाग थे। सबसे आगे वाली औरत ने अपना घूंघट उठाया। उसका कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां दो हरी रोशनियां चल रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधे विवेक की ओर। तुमने मुझे बुलाया। उसकी आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, विवेक चीख पड़ा। कुएं के पास तुमने मेरा नाम लिया था। तभी विवेक को याद आया, दोपहर में जब उसने कुएं में झांका था, उसे वहां एक नाम लिखा दिखा था, चंद्रकांता, और उसने वो नाम जोर से बोल दिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, चैनल को सदस्य बनाना मत भूलिए। विवेक ने पूछा, चंद्रकांता? बिना चेहरे वाली औरत की देह भाषा अचानक बदल गई। सारी औरतें एक साथ चीख पड़ी, उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। और अगले ही पल सब गायब। एक सेकंड में जैसे वे कभी थी ही नहीं। चारों हाफ रहे थे। प्रिया रो रही थी, राहुल जमीन पर गिर चुका था। हमें अभी निकलना होगा, अभी, विवेक चिल्लाया। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक और आवाज आई। ये आवाज अलग थी, एक बूढ़े आदमी की, कमजोर, थकी हुई। बेटा, मुझे बचा लो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन है ये? आदित्य ने पूछा। बेटा, मैं यहां फंस गया हूं 40 साल से, कृपया मदद करो। ये जाल है, प्रिया चिल्लाई। लेकिन विवेक की जिज्ञासा जीत गई। वो हवेली की तरफ बढ़ गया। विवेक, नहीं! सबने रोका। हवेली के अंदर वो उसी कमरे में पहुंचा जहां कुआं था। अब कुआं हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था, उससे धुआं निकल रहा था। कुएं के पास एक पुरानी पेंटिंग पड़ी थी। विवेक ने उसे उठाया। पेंटिंग में चंद्रकांता थी, एक बेहद सुंदर लड़की। उसके पास सलीम सिंह और दोनों के बीच एक तांत्रिक, काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी। पेंटिंग के नीचे अरबी भाषा में कुछ लिखा था और एक निशान, रेमफन का तारा, काले जादू का प्रतीक। विवेक समझ गया, कहानी सच थी। सलीम सिंह ने तांत्रिक से काला जादू करवाया था। उसने एक इफरीत जिन को बुलाया था ताकि चंद्रकांता सलीम से प्रेम करने लगे। लेकिन रस्म पूरी होने से पहले ही गांव वाले भाग गए और उन्होंने तांत्रिक को मार दिया। रस्म अधूरी रह गई और जिन 200 साल से इसी कुएं में कैद है। तभी कुएं से आवाज आई, तुम समझदार हो, मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसकी बात मत सुनो। विवेक ने पीछे देखा। एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी, सफेद कुर्ता पायजामा पहने बूढ़ा आदमी। मैं कुलधारा का आखिरी सरपंच हूं, मोहनदास। आप भूत हैं? विवेक ने पूछा। हाँ बेटा, मैं इस जिन को रोकने के लिए 200 साल से यहां हूं। वो औरतें? वो चंद्रकांता की आत्मा है। जिन ने उसकी आत्मा को टुकड़ों में बांट दिया। अगर वो आजाद हुआ तो पूरा राजस्थान तबाह हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? मोहनदास ने पेंटिंग की तरफ देखा। उस तांत्रिक का नाम हरकेश था। उसकी की हुई रस्म को उल्टा करना होगा। कैसे? पेंटिंग को जलाओ और मंत्र उल्टा पढ़ो। लेकिन समस्या ये थी, मंत्र क्या था? तभी आदित्य, राहुल और प्रिया भी कमरे में आ गए। विवेक, बाहर हजारों औरतें आ रही हैं, प्रिया चिल्लाई। आदित्य ने मोबाइल निकाला। बैटरी कम थी लेकिन वीडियो मिल गया। इसमें तांत्रिक मंत्र है, इसे उल्टा पढ़ना होगा, मोहनदास बोला। अचानक जिन से भयानक गर्जना हुई। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। हरे जहरीले धुएं से एक आकृति बनने लगी, 7 फीट लंबा, सींग, लाल आंखें। जिन! भागो! मोहनदास चिल्लाया और खुद जिन और बच्चों के बीच कूद पड़ा। विवेक ने पेंटिंग को लाइटर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल ही नहीं रही थी। ये काले जादू से सुरक्षित है, मोहनदास चिल्लाए। जिन ने मोहनदास को जोर से उछाला, वो दीवार से जा टकराए। आदित्य, मंत्र पढ़ो, अभी! विवेक चिल्लाया। आदित्य कांप रहा था, लेकिन उसने मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू किया। नमन शन, क्लीम, क्लूम। जिन चीखा और आदित्य पर झपटा। प्रिया ने एक पत्थर उठाकर जिन पर फेंका। वो पल भर को विचलित हुआ। राहुल ने कोने में पड़ी लोहे की रॉड उठा ली, लेकिन जिन ने हाथ हिलाया और अदृश्य शक्ति से प्रिया और राहुल को दीवार से चिपका दिया। मंत्र पूरा करो, मोहनदास चिल्लाए। आदित्य पढ़ता रहा। विवेक ने पूरा लाइटर फ्लूइड पेंटिंग पर डाल दिया। श्री भूम दारिका।
अचानक जिन की ताकत कमजोर होने लगी। प्रिया और राहुल आजाद हो गए। पेंटिंग में आग लग गई। जैसे ही वो जली, जिन की चीख से पूरा खंडहर कांप उठा। आखिरी 3 शब्द मोहनदास चिल्लाए, खम, शम, ओम। जैसे ही ओम गूंजा, कुएं से तेज सफेद रोशनी निकली। जिन का शरीर घुलने लगा। वो चीखता रहा, शाप देता रहा, लेकिन टिक न सका। एक पल में वो गायब हो गया। पेंटिंग राख बन गई। कुएं की हरी रोशनी बुझ गई। सन्नाटा। फिर खुशियों की आवाजें। सैकड़ों औरतों के चेहरे लौट कर आए। चंद्रकांता अपनी असली रूप में आई। उसने विवेक को देखा, मुस्कुराई। आंखों में आंसू थे। धन्यवाद। और प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर चली गई। मोहनदास और सभी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। सुबह 6 बजे चारों दोस्त जिंदा बहाल खड़े थे। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उन्होंने तय किया, इसे कभी अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सच बिना सबूत के ही बेहतर होते हैं। कुलधारा अब शांत है, लेकिन वो चारों उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो रात जब उन्होंने असली डर देखा।